तस्वीरों में अपने बच्चे और पति के साथ मुस्कुराती खड़ी कविता रैना, वही कविता जिसकी हत्या कर उसके शरीर के 6-7 टुकड़े कर दिए गए। इतना ही नहीं, उसके शरीर के छोटे छोटे हिस्सों को एक बोरे में भरकर शहर की सबसे बड़ी नाली में फेंक दिया गया। जब पुलिस मौके वारदात पर पहुंची और उन बोरियों को खोला गया तो एक बोरी में से कविता के दोनों पैर, हाथ और सिर मिले। दूसरी बोरी में उसका धड़ और बाकी अंगों के हिस्से पाए गए। शरीर पर कहीं भी कपड़ों के निशान नहीं थे, न ही कोई गहना मौजूद था। चेहरे की हालत देखकर लग रहा था जैसे उसे बुरी तरह कुचलने की कोशिश की गई हो ताकि पहचान न हो सके। लेकिन उसके हाथ पर एक टैटू जरूर बना हुआ था और वही टैटू इस पूरी कहानी की पहली कड़ी बना। कविता रैना की हत्या की गुत्थी सुलझाने के लिए इंदौर पुलिस के हर अधिकारी को लगा दिया गया। कहा गया कि यह देश की सबसे बेहतरीन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में से एक है। लेकिन जैसे ही मामला कोर्ट में पहुंचा, सारा खेल पलट गया। पुलिस की पूरी टीम पर सवाल उठ गए। जिस जांच को लेकर कभी सराहना हो रही थी, उसी पर थू-थू हो गई। सोचिए, जिस अपराधी को पुलिस ने खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाकर खड़ा किया, वही आदमी सबके सामने मास्क उतार कर कहता है, जनाब पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने मुझे फंसाया है। मीडिया वाले सामने बैठे थे, पुलिस अफसर पीछे खड़े थे और वह आरोपी खुद सबके बीच यह घोषणा करता है कि उसे झूठा फंसाया गया है। केस चलता रहा, कार्यवाही आगे बढ़ती रही और जब मामला जज के सामने पहुंचा तो उन्होंने ऐसा फैसला सुनाया कि पूरी पुलिस टीम पर सवाल खड़े हो गए। कहा गया था कि इंदौर के हर थाने की पुलिस को अपने बाकी काम छोड़ देने का आदेश था। सिर्फ कविता रैना की मर्डर मिस्ट्री सुलझाने पर ध्यान दो। करीब 5 लाख कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास थे। हर एक सीसीटीवी फुटेज को बारीकी से खंगाला जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी ठोस नहीं लगा। तो कौन था असली कातिल? और जो कातिल पुलिस ने पकड़ा था, उसने सबके सामने क्यों कहा कि पुलिस उसे झूठा फंसा रही है? सोचिए, मीडिया कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहीं एक मास्क पहन आदमी आरोपी कह रहा है, मैं कातिल नहीं हूं, पुलिस वालों ने मुझे जबरन फंसाया है। आखिर क्या है इस कहानी के अंदर की सच्चाई? आइए तफसील से जानते हैं। इस केस को समझने से पहले, उसकी शुरुआत से पहले एक बड़ी विरोधाभास समझ लीजिए। इसे इंदौर पुलिस की सबसे बेहतरीन इन्वेस्टिगेशन कहा गया। पुलिस ने 5 लाख से ज्यादा कॉल रिकॉर्डिंग देखी। इतिहास में पहली बार पुलिस ने इस केस का पूरा पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाया, जिसमें दिखाया गया था कि सीसीटीवी कहां कहां लगे हैं, महिला कहां गायब हुई, हर एक ब्यौरा था। लेकिन फिर भी जब पुलिस ने अपराधी को पकड़ा और मामला कोर्ट में पहुंचा तो उसी पुलिस को डांट पड़ी। आज वो अपराधी खुलेआम घूम रहा है। कविता का कातिल कौन था, यह पुलिस तक को नहीं पता। जरा सोचिए, उस परिवार के बारे में जिसने अपनी घर की महिला को खो दिया। एक पति ने पत्नी को खो दिया, बच्चों ने मां को। कविता एक पढ़ी लिखी सलीकेदार महिला थी, घर को संभालती थी, परिवार का ख्याल रखती थी, रोज अपनी छोटी बेटी को स्कूल बस से लाने जाती थी। 24 अगस्त 2015 दिन था सोमवार। करीब 1 बजे कविता अपनी स्कूटी निकालती है और निकटवर्ती बस स्टॉप की ओर चल पड़ती है, जहां उसकी बेटी की स्कूल बस रुकती थी। आम रोज की तरह वो वहां खड़ी होती, बेटी को पिक करती और घर लौट आती। लेकिन उस दिन कहानी बदल गई। कविता अपना मोबाइल फोन घर पर ही भूल गई। काफी समय बीत गया, बेटी घर नहीं पहुंची। जब स्कूल बस रुकी, बेटी नीचे उतरी, पर मां कहीं नजर नहीं आई। पास ही खड़ी एक पड़ोसी महिला जो अपने बच्चे को लेने आई थी, उसे देखती है कि कविता की बेटी यशस्वी अकेली खड़ी है। वो पूछती है, अरे यशस्वी, आज तुम्हारी मां नहीं आई? बच्ची मासूमियत से कहती है, शायद उन्हें लेट हो गई होगी। पड़ोसी होने के नाते, क्योंकि बच्ची बहुत छोटी थी, महिला उसे कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगी। वो यशस्वी को सुरक्षित घर ले आती है। घर पर दादी थी। यशस्वी कहती है, मां आज बस स्टॉप पर नजर नहीं आई। अब परिवार चिंतित हो गया। कविता कभी भी ऐसा डिले नहीं करती थी। उसके पति संजय भी हर दिन दोपहर में ऑफिस से घर आ जाते थे, क्योंकि ऑफिस पास ही था। वो भी घर पहुंचे 1:30 बजे के आसपास। उन्होंने पूछा, बेटी तो घर आ गई, कविता कहाँ है? पूरा घर छान डाला, हर कमरा, हर कोना। फोन किया, दोस्तों से पूछा, रिश्तेदारों से पूछा, पर कविता का कोई पता नहीं चला। शाम तक कोई सुराग न मिलने पर उन्होंने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई। पत्नी गुमशुदा है, उन्होंने लिखवाया। पुलिस ने तुरंत तहकीकात शुरू की। 24 अगस्त की रात बीत गई, 25 की सुबह आ गई। बच्चे अब भी मां के बिना थे। इसी बीच देवास से एक खबर आती है, वहां एक महिला की लाश मिली है, जली हुई हालात में। पुलिस को शक हो गया, कहीं ये वही तो नहीं? संजय को बुलाया गया शिनाख्त के लिए। वो लाश देखते हैं, हाथ पर एक टैटू दिखता है। संजय कहते हैं,
मुझे लगता है ये कविता ही है। लेकिन दिल में संदेह भी था। वो दोबारा पुलिस से कहते हैं कि लाश दिखाइए। दूसरी बार टैटू को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं, ये टैटू मेरी पत्नी वाला नहीं है। वो पुलिस से कहते हैं कि शायद मेरी पत्नी अब भी जिंदा है या किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। 25 अगस्त को उन्होंने हर जगह पोस्टर लगवा दी, अखबारों में इश्तिहार दिया, जो भी कविता का पता बताएगा उसे 25,000 रुपए इनाम मिलेगा। पूरी शहर में पोस्टर लगा दिए गए। परिवार ढूंढ रहा था, पुलिस मेहनत कर रही थी। लेकिन 25 तारीख अभी बीत गई। 24 की रात, 25 की रात, घर की मुख्य महिला, माँ, पत्नी अब तक लापता थी। 26 अगस्त सुबह 11 बजे के आसपास पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है। कहा जाता है, सर, इमली चौराहे के पास 2 बोरे तैर रहे हैं। बहुत भयानक दृश्य है। पुलिस, मीडिया और स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग जाता है। जैसे ही पुलिस बोरों के पास पहुंचती है, भयानक बदबू फैल जाती है। नाले का इलाका पहले से गंदा, ऊपर से बोरे में कुछ ऐसा था जिससे बदबू और तेज हो गई। जब बोरी खोली गई, पुलिस वालों के होश उड़ गए। जिस महिला को अब तक वो गुमशुदा समझ रहे थे, वो तो मर चुकी थी। अंदर से निकली कविता रैना, और कविता भी टुकड़ों में। शरीर के हर हिस्से को अलग अलग किया गया था। उन्हें मॉर्चरी भेजा गया। संजय को कॉल किया गया। एक महिला की लाश मिली है, आकर देखिए। क्या ये आपकी पत्नी है? संजय पहुंचते हैं, देखते हैं और फूट फूट कर रो पड़ते हैं। कविता के चेहरे की पहचान मुश्किल थी, पर टैटू और कपड़ों के आधार पर वो पक्की हो गई। लाश के पास से कपड़े और गहने गायब थे। पुलिस को शक हुआ कि शायद डकैती या यौन शोषण का मामला है। फिर शहर के 300 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। 5 लाख कॉल रिकॉर्ड्स जांचे गए, पर फिर भी पुलिस के हाथ कुछ न लगा। कौन था वो दरिंदा जिसने एक माँ, एक पत्नी को इतनी बेरहमी से मारा? अब यहीं से शुरू होती है इस केस की असली जांच। कविता रैना की लाश मिलने के बाद पूरे इंदौर में सनसनी फैल गई। हर तरफ एक ही सवाल, आखिर कौन है इस भयानक हत्या का जिम्मेदार? पुलिस के लिए यह मामला अब मर्डर मिसिंग केस बन चुका था। 24 अगस्त को कविता गायब हुई। 26 को उसके शरीर के टुकड़े मिले। शहर की सबसे बड़ी जांच टीम इस केस में लगा दी गई। इंदौर पुलिस के इतिहास में पहली बार किसी केस की पूरी पीपीटी तैयार की गई। हर थाने में अफसरों को प्रेजेंटेशन दिया गया कि कौन कहां लगे। सीसीटीवी कैमरे हैं, कविता कहां गायब हुई, कौन कौन से लोग संदिग्ध हैं। 5 लाख कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले गए। धीरे धीरे दायरा सिमटते सिमटते लगभग 1000 नंबर तक पहुंचा। इन 1000 नंबरों में कविता से किसी न किसी रूप में जुड़े लोग थे। दोस्त, पड़ोसी, कामकाजी संबंध या जान पहचान वाले। हर व्यक्ति से पूछताछ की गई। हर पड़ोसी, हर दुकान वाला, हर सहेली, हर टेलर, सबसे सवाल किए गए। कविता की पिछले 10 साल की जिंदगी को जैसे पलट पलट कर पढ़ा गया। इसी दौरान पुलिस की नजर पड़ी महेश बैरागी नाम के एक व्यक्ति पर। महेश बैरागी वही शख्स जिसकी पत्नी की साड़ी की दुकान थी, जहां कविता अक्सर जाती थी, कपड़े सिलवाती थी, खरीदारी करती थी। जांच में पता चला कि महेश की नजरें कविता पर पहले से थीं। कविता एक सुंदर, सलीकेदार महिला थी और महेश का स्वभाव पहले से ही संदिग्ध बताया जाता था। पुलिस को शक हुआ कि कहीं वही तो इस केस में शामिल नहीं। अब सवाल था, महेश पर शक क्यों हुआ? दरअसल जहां कविता आखिरी बार देखी गई थी, वहां के सीसीटीवी फुटेज में पुलिस ने कुछ सुराग ढूंढे। उसकी स्कूटी नवलखा पब्लिक पार्किंग में खड़ी मिली, जो कि कविता के घर से कुछ दूरी पर थी। पुलिस ने पार्किंग गार्ड को बुलाया और पूछा, क्या तुम्हें याद है किसने ये स्कूटी यहां पार्क की थी? गार्ड ने तुरंत एक फोटो देखकर कहा, हाँ सर, यही आदमी था। नाम राजू बताया था। लेकिन पुलिस ने जवाब दिया, इसका नाम राजू नहीं, महेश बैरागी है। यहीं से पुलिस का शक और गहरा गया। उन्हें लगा कि गार्ड को झूठा नाम क्यों याद है, कहीं महेश ने अपनी पहचान छिपाई तो नहीं। जांच आगे बढ़ी। महेश का पूरा बैकग्राउंड निकाला गया और यहीं से खुला उसका क्रिमिनल पास्ट। महेश पहले भी ब्लू फिल्म बनाने और गंदे वीडियो बेचने के मामलों में पकड़ा जा चुका था। उस पर एफआईआर दर्ज थी। कई बार जेल गया और वापस आ चुका था। पुलिस को यह जानकारी मिलते ही शक पक्का हो गया। हो ना हो यही कातिल है। महेश को हिरासत में लिया गया। 22 दिन तक लगातार पूछताछ चली। पुलिस ने उसे हर एंगल से घेरा, हर बात पूछी, लेकिन महेश एक ही बात कहता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। जो बातें महेश बता रहा था वो काफी हद तक तर्कसंगत लग रही थीं, इसलिए पुलिस ने उसे अस्थायी तौर पर छोड़ दिया। लेकिन फिर कहानी ने अचानक मोड़ लिया। कुछ ही दिनों बाद पुलिस को एक और सुराग मिला कि महेश ने एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की बात की थी जिस दिन कविता गायब हुई थी। इससे पुलिस का शक फिर गहरा गया। उन्हें लगा, महेश उस दिन की सीसीटीवी देखना क्यों चाहता था। अब पुलिस ने उसे फिर से निशाने पर ले लिया, लेकिन इस बार
मामला सिर्फ पूछताछ तक सीमित नहीं रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने घोषित किया, हमने कातिल पकड़ लिया है। अचानक एक दिन इंदौर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया, रिपोर्टर, कैमरे सब मौजूद थे। पुलिस अफसरों ने मुस्कुराते हुए घोषणा की, हमने कविता रैना के कातिल को पकड़ लिया है। और जो नाम सामने आया वो था महेश बैरागी। मंच पर एक नकाब पहने आदमी लाया गया। पुलिस के पीछे पत्रकार बैठे थे। अफसर बोले, यही है कविता रैना का कातिल। मीडिया ने सवाल पूछे। पुलिस ने आत्मविश्वास से जवाब दिए। बताया गया कि महेश कविता के घर के आसपास की दुकानों में सूट सिलने का काम करता था। 24 अगस्त को, जिस दिन कविता गायब हुई, पुलिस के अनुसार वो अपनी बेटी को लेने से पहले महेश की दुकान पर पहुंची थी। महेश ने उसे कहा, आपका कपड़ा तो फ्लैट पर है, चलिए वहीं से ले लीजिए। कविता शायद भरोसे में आ गई। वो उसके साथ फ्लैट तक गई। वहां पुलिस के अनुसार महेश ने कविता के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। कविता ने विरोध किया। तब उसने किसी भारी चीज से कविता के सिर पर वार कर दिया। कविता वहीं गिर गई। महेश ने सोचा वो मर चुकी है। पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि इसके बाद महेश ने चाकू से कविता के 6 टुकड़े किए, फिर सारे हिस्से बोरे में भरे, कपड़े और गहने जलाए, राख को टॉयलेट में बहाया और स्कूटी लेकर पार्किंग में जाकर खड़ी कर दी। इस पूरी कहानी को पुलिस ने बड़ी आत्मविश्वास से मीडिया के सामने बताया। उन्होंने कहा, हमने केस सॉल्व कर लिया है। मीडिया भी मान गया। लोगों को लगा इंदौर पुलिस ने एक बड़ा केस सुलझा लिया। लेकिन तभी आया इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच महेश बैरागी ने कैमरे के सामने अपना मास्क उतारा और बोला, मैंने कुछ नहीं किया, पुलिस मुझे झूठा फंसा रही है। मीडिया के सामने, पुलिस के सामने वही आरोपी जिसके खिलाफ पूरी कहानी बनाई गई थी, अब पुलिस की ही साख पर सवाल खड़ा कर रहा था। इस पल ने पूरे केस की दिशा ही बदल दी। अब सवाल यह था, अगर पुलिस सच बोल रही है तो आरोपी प्रेस के सामने झूठ क्यों बोलता? और अगर वो सच बोल रहा है तो पुलिस ने उसे क्यों फंसाया? यहीं से शुरू होती है इस मर्डर मिस्ट्री की दूसरी परत, वो परत जो आज तक नहीं खुली। ही केस को सॉल्व घोषित कर दिया हो, लेकिन असल लड़ाई अब अदालत में शुरू होने वाली थी। महेश बैरागी पर चार्जशीट दाखिल हुई। सेक्शन 302 हत्या, 201 सबूत मिटाने और 336 बलात्कार के तहत। पूरा शहर मान चुका था कि अब सज्जा तय है, मगर कोर्ट में जो हुआ उसने इस केस को भारत के सबसे उलझे हुए मामलों में से एक बना दिया। पहली सुनवाई में ही जज ने पूछा, क्या आपके पास घटना की कोई प्रत्यक्ष गवाही है? पुलिस ने जवाब दिया, नहीं सर, लेकिन हमारे पास वैज्ञानिक और परिस्थिति जन्य सबूत हैं। जज ने दोबारा पूछा, कौन से सबूत? पुलिस ने फाइल खोली। सीसीटीवी फुटेज, डीएनए रिपोर्ट, बरामद हथियार और महेश का कबूलनामा। लेकिन बचाव पक्ष ने हर बिंदु को एक एक कर ध्वस्त करना शुरू किया। फोरेंसिक रिपोर्ट आई और उसमें सबसे बड़ा विस्फोटक खुलासा हुआ। कविता के शव से जो डीएनए मिला था वो महेश बैरागी के डीएनए से मैच नहीं करता था। कोर्ट में माहौल बदल गया। बचाव पक्ष ने तुरंत कहा, अगर डीएनए मैच नहीं करता तो हत्या कैसे साबित होगी? पुलिस ने सफाई दी, शायद डीएनए सैंपल गलत हो गया क्योंकि शव कई दिनों तक खुले में पड़ा था। लेकिन जज ने कहा, यह शायद अदालत में नहीं चलता, हमें पुख्ता सबूत चाहिए। यहीं से पुलिस का केस कमजोर पड़ने लगा। दूसरा झटका सीसीटीवी फुटेज से लगा। पुलिस ने दावा किया था कि 24 अगस्त को कविता और महेश को एक ही जगह देखा गया, लेकिन जब कोर्ट ने फुटेज देखा वहां कविता दिखाई ही नहीं दी। फुटेज में सिर्फ महेश की बाइक थी, वो भी धुंधली और टाइम स्टैम्प गड़बड़। बचाव पक्ष ने कहा, सर, पुलिस ने फुटेज में हेरफेर की कोशिश की है। जज ने तुरंत आदेश दिया कि सभी डिजिटल एविडेंस की फॉरेंसिक ऑडिट हो। जांच में साबित हुआ फुटेज में एडिटिंग के निशान हैं। पुलिस के लिए ये एक और करारा झटका था। हत्या का हथियार, सच या कहानी? पुलिस ने कोर्ट में एक लोहे की रॉड और चाकू पेश किया। कहा, यही हथियार हैं जिनसे महेश ने कविता की हत्या की। लेकिन फॉरेंसिक टीम ने रिपोर्ट दी, इन हथियारों पर न तो खून के निशान हैं, न फिंगरप्रिंट। बचाव पक्ष ने ताना मारा, सर, पुलिस को कहानी बनानी थी, सबूत नहीं। कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। महेश बैरागी का बयान। महेश ने अदालत में बयान दिया, मुझे 22 दिन तक पुलिस लॉकअप में रखा गया। मुझसे जबरदस्ती कबूलनामा लिखवाया गया, मारा पीटा गया और कहा गया, अगर बोलोगे नहीं तो एनकाउंटर कर देंगे। उसने कहा, मुझे पता ही नहीं कि कविता कहाँ गई। मैं उसे जानता जरूर था, पर मैंने उसे हाथ तक नहीं लगाया। महेश की आंखों में डर था, पर उसके शब्दों में एक अजीब सा आत्मविश्वास। जज ने गौर से सुना। पुलिस ने जो लिखित कबूलनामा दिया था वह किसी मैजिस्ट्रेट के सामने दर्ज नहीं हुआ था, बल्कि थाने में ही लिया गया था। कानून के अनुसार थाने में लिया गया कबूलनामा अवैध माना जाता है। बचाव पक्ष ने तुरंत तर्क दिया, ये बयान जबरदस्ती लिया गया है,
इसलिए इसे सबूत नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया। इस बीच कविता के परिवार ने कोर्ट में एक चौंकाने वाली याचिका डाली। उन्होंने कहा, हमें शक है कि असली हत्यारा कोई और है। पुलिस ने बस केस बंद करने के लिए किसी गरीब को फंसा दिया। कविता के भाई ने गवाही दी, महेश तो हमें जानता तक नहीं था, दीदी कभी उसके घर गई ही नहीं। यह बयान पुलिस की पूरी कहानी को हिला गया। अब कोर्ट के सामने 3 बड़े सवाल खड़े थे। अगर महेश कातिल है तो डीएनए क्यों नहीं मिला? अगर हत्या उसी ने की तो सीसीटीवी में कविता क्यों नहीं दिखी? और अगर सबूत इतने कमजोर हैं तो पुलिस ने उसे कातिल कैसे घोषित कर दिया? इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। फैसला जो हिला गया इंदौर। करीब 2 साल की सुनवाई के बाद जज ने फैसला सुनाया। अभियोजन पुलिस अपने आरोप साबित करने में असफल रहा है, इसलिए अभियुक्त महेश बैरागी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जाता है। पूरा कोर्टरूम सन्न रह गया। वो आदमी जिसे पूरे शहर ने कातिल कहा अब आजाद था। मामला खत्म हुआ, लेकिन सच्चाई वहीं की वहीं रह गई। न कविता के परिवार को न्याय मिला, न शहर को जवाब। महेश बाहर आ गया और पुलिस ने फाइल पर बस एक शब्द लिखा, केस क्लोज्ड। पर क्या सचमुच केस बंद हो गया, या फिर कहीं कोई सच अब भी छुपा है? किसी फाइल में, किसी दीवार के पीछे, या किसी के जमीर में दफन? महेश बैरागी के बरी होते ही इंदौर की गलियों में फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोगों के मन में सवाल था, अगर महेश कातिल नहीं तो फिर कौन? कविता के परिवार ने फैसले के बाद कहा, हम न्याय के लिए 4 साल लड़े, पर अब भी नहीं जानते हमारी बेटी के साथ क्या हुआ। मीडिया के कैमरे धीरे धीरे बंद हो गए, रिपोर्टर दूसरी खबरों में लग गए और शहर एक बार फिर अपनी रोजमर्रा की भागदौड़ में खो गया। पर कविता रैना की आत्मा जैसे अब भी सवाल कर रही थी, मेरा कातिल कौन था? कोर्ट के फैसले के बाद कुछ स्वतंत्र पत्रकारों ने इस केस की गहराई से पड़ताल की। उन्होंने पुराने साक्ष्य खंगाले, थाने की डायरियां, कॉल रिकॉर्ड्स और बयान। और फिर सामने आया एक हैरान करने वाला तथ्य। जिस दिन कविता गायब हुई उसी दिन उसके फोन से आखिरी कॉल किसी अज्ञात नंबर पर हुई थी। वो नंबर न तो महेश का था, न परिवार का, न किसी दोस्त का। पुलिस ने इस कॉल को इरेलेवेंट मानकर रिपोर्ट में शामिल ही नहीं किया था। क्या उस कॉल के दूसरी तरफ कोई और था, कोई ऐसा व्यक्ति जो असली गुनहगार हो सकता था? ये सवाल अब भी खुला है। महेश की जिंदगी बरी होने के बाद महेश बैरागी ने मीडिया से बात की। उसने कहा, मुझे 4 साल तक हर कोई कातिल कहता रहा, जेल में मारा गया, गालियां खाईं, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि शायद मैं निर्दोष हूं। उसकी आंखों में थकान थी, आवाज में टूटन। मेरा कारोबार खत्म हो गया, मेरी बेटी स्कूल छोड़ चुकी है, मेरी पत्नी ने मुझसे दूरी बना ली। अगर मैं बरी भी हो गया तो क्या मैं सचमुच आजाद हूं? उसका ये सवाल कोर्ट की दीवारों में गूंजता रह गया। कविता की मां आज भी अपनी बेटी की तस्वीर के सामने दीपक जलाती है। हर साल 24 अगस्त को वो उसकी पसंदीदा खुशबू वाली अगरबत्ती लगाती है। वो कहती हैं, जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं उसकी सच्चाई ढूंढती रहूंगी। उनके शब्दों में दर्द नहीं, एक दृढ़ता है। वो दृढ़ता जो सिर्फ एक मां के दिल में हो सकती है। आज अगर आप इंदौर पुलिस से इस केस के बारे में पूछें तो जवाब मिलेगा, केस क्लोज्ड, सबूत नहीं मिले। लेकिन अंदर खाने कई अफसर अब भी मानते हैं कि शायद उस रात कुछ और हुआ था जो कभी रिकॉर्ड में नहीं आया। किसी ने कहा, कविता किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने गई थी जो उसके बेहद करीब था। कौन था वो? कोई जान पहचान वाला, या फिर कोई ऐसा शख्स जिसकी पहचान आज तक किसी ने जाहिर नहीं की? इस केस ने सिर्फ एक परिवार नहीं, पूरा शहर बदल दिया। लोगों ने पुलिस की जांच पर सवाल उठाए, मीडिया की भूमिका पर उंगली उठाई और अदालत की सीमाओं को महसूस किया। कविता रैना केस अब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं रहा, वो एक प्रतीक बन गया है उस व्यवस्था का जहां सच और झूठ की सीमाएं कभी कभी अदृश्य हो जाती हैं। रात के सन्नाटे में अगर आप इंदौर के उस पुराने इलाके से गुजरें जहां कविता रहती थी, तो लोग कहते हैं कभी कभी वहां एक स्त्री की हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वो कहती है, मेरा सच अभी बाकी है, और शायद उस दिन तक बाकी रहेगा जब तक किसी को उस इरेलेवेंट कॉल का जवाब नहीं मिल जाता। यह कहानी किसी निष्कर्ष पर नहीं खत्म होती। कविता रैना का सच आज भी कहीं अधूरा है। महेश बैरागी जिंदा है, पर टूटा हुआ परिवार अब भी इंतजार में है, और इंदौर, वो शहर अब भी उस सवाल के साथ जी रहा है। क्या कभी सच्चाई सच में सामने आती है, या हम बस वही मान लेते हैं जो हमें दिखाया जाता है?